दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी रेड 2 को, जो कि इस बार और भी बड़े धमाके के साथ आई है। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें अमेय पटनायक की टीम को दिखाया जाता है, जो राजस्थान के बड़े राजा के महल में रेड मारने जाते हैं, क्योंकि राजा ने भी टैक्स चोरी की थी। लेकिन वो राजा तो पीछे के रास्ते से अपना सारा पैसा और सोना गाड़ियों में रख कर निकाल देता है, यहाँ तक कि वो उन ऑफिसर्स को डराने के लिए उन पर फायरिंग तक करवा देता है। राजा को लग रहा था कि अब उसका माल कभी पकड़ा नहीं जाएगा, पर पटनायक तो पहले से ही इसी चीज के लिए तैयार था। वो राजा के सारे ट्रक को पीछे के रास्ते से घेर लेता है और सारा पैसा सीज कर लेता है। अब जब ये बात राजा को पता चलती है तो वो अपने आदमी को पटनायक से डील करने के लिए भेजता है, ताकि उसका पैसा उसे वापस मिल सके। तब वो आदमी पटनायक से पूछता है कि आपको जितना पैसा चाहिए हम देने को तैयार हैं, बस सारा पैसा हमें वापस कर दो। इस पर पटनायक उनसे 2 करोड़ की घूस मांगता है कि पैसा लाओ और अपना पैसा ले जाओ, और ये डील हो जाती है। फिर हम ताऊ जी को देखते हैं, जो रेड 1 में पटनायक का शिकार बन गए थे। वो अभी भी जेल की हवा खा रहे थे, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर को मारने की कोशिश की थी। इसके बाद हमें बताते हैं कि उस राजा से घूस लेने के इल्जाम में पटनायक का ट्रांसफर भोज में हो गया था, और वो अपनी बीवी और बच्ची के साथ वहीं चला जाता है। हालांकि पटनायक के ऊपर किसी को भी भरोसा नहीं था कि वो घूस भी मांग सकता है। खैर, अब भोज में एंटर करते ही पटनायक को दादा भाई के बड़े बड़े बैनर दिखते हैं, जिसमें सिर्फ उन्हीं का बखान था कि कैसे उन्होंने लोगों की मदद की है। इसके बाद हमें दादा भाई को दिखाते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, और वो अपनी माँ को भगवान से भी ऊपर रखते हैं। साथ ही वो लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं, इसलिए पूरा भोज उनकी बात मानता है। इधर पटनायक आते ही अपने सारे साथियों से मिलता है। तब एक ऑफिसर मजाक में पटनायक को ताना मारता है कि कैसे उन्होंने घूस मांगी थी। तब पटनायक को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो उसे कुछ कहता नहीं। फिर पटनायक अगले दिन अपनी फैमिली के साथ दादा भाई के फाउंडेशन में घूमने जाता है, जहाँ वो शक की निगाहों से हर जगह को देख रहा था, और उसे कुछ ऐसी चीजें भी नजर आती हैं जिन्हें वो नोट कर लेता है। फिर वो वहाँ के आदमियों से दादा भाई की पूरी कहानी पूछता है कि आखिर वो इतना बड़ा आदमी कैसे बना। तब वो लोग बताते हैं कि दादा भाई लोगों की काफी मदद करते थे, इसलिए सब लोगों ने मिलकर उन्हें चुनाव में खड़ा होने के लिए कहा था। और जब दादा भाई सीएम के पास उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगने गए, तो सीएम ने दादा भाई की बेइज्जती करके उन्हें वहां से भगा दिया। जिसके बाद पब्लिक के सपोर्ट से दादा भाई निर्दलीय ही चुनाव में खड़े हुए और एमएलए बन गए। साथ ही उन्होंने कई और एमएलए अपने साथ मिला लिए। तब सीएम को अपनी पार्टी बचाने के लिए दादा भाई से ही हाथ मिलाना पड़ा, और उसके बाद दादा भाई का इतना बड़ा साम्राज्य बन गया, और अब वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। ये सुनकर पटनायक दादा भाई के टैक्स के बारे में फाइल्स निकालता है, जहाँ कोई भी गड़बड़ नहीं थी। और पटनायक सोचता है कि इतना शरीफ आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता कि जरा से भी गड़बड़ ना करे। इसके बाद वो दादा भाई के हर इलाके पर नजर रखता है, और फिर उसे एक खेत नजर आता है, जहाँ गन्ने की फसल कटने के बाद भी वहाँ गन्ने खड़े थे। पता करने पर मालूम पड़ता है कि दादा भाई इस खेत की फसल को हर साल ऐसे ही छोड़ देते हैं, ना जाने नीचे क्या है। तब पटनायक जाकर इस खेत की जांच करता है, और उसे भी लगता है कि जरूर नीचे कुछ होगा। तभी दादा भाई सिर्फ यहाँ की फसल नहीं कटवाता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पटनायक और उसकी टीम पर, जहाँ पटनायक सबको बताता है कि आखिर उसका ट्रांसफर यहाँ क्यों हुआ है। असल में पटनायक को दादा भाई के बारे में पहले ही पता चल गया था, इसलिए जब उसने राजस्थान के राजा के यहाँ रेड मारी तो जानबूझकर घूस मांगी, ताकि उसके सर इस इल्जाम में उसका ट्रांसफर कहीं और कर दें। और जैसा पटनायक ने सोचा था, उसे भोज में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ दादा भाई का राज था। अब यहाँ आते ही पटनायक सबसे पहले दादा भाई की फाउंडेशन पर नजर रखता है। साथ ही वो दादा भाई से जुड़े सारे सबूतों को इकट्ठा करने लगता है, ताकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। तब पटनायक को मालूम पड़ता है कि दादा भाई ने गरीब लोगों के नाम पर ही कई कंपनीज खोली हैं टैक्स बचाने के लिए। इसी तरह से पटनायक दादा भाई के खिलाफ कई सारे सबूत लेकर अपने सर को दिखाता है, और उनसे 30 वारंट पर साइन करवाता है रेड मारने के लिए। अब सीन प्रेजेंट में आता है, और वो अपनी टीम से कहता है कि आज हमें दादा भाई के घर पर रेड मारने जाना है। जो सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, पर वो लोग पटनायक को मना नहीं कर सकते थे, वरना उनकी नौकरी चली जाती। फिर सारे एम्प्लॉय सीधा दादा भाई के घर पहुंचते हैं, जहां पहले से ही दादा भाई उनका इंतजार कर रहा था, और वो उन्हें खुली छूट दे देता है कि जैसे मन हो वैसे रेड मारो। अब ये लोग रेड तो शुरू करते हैं, पर इन्हें कहीं से भी कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद ये लोग सीधा दादा भाई की फाउंडेशन में जाते हैं, पर यहाँ भी सब चीज एकदम क्लियर
डर थी। हालांकि दादा भाई पर उंगली उठाने के लिए अब वहाँ की भीड़ सारे ऑफिसर को मारना चाहती थी, पर दादा भाई आकर उन्हें रोक देते हैं और पटनायक से बताते हैं कि जब से तुम यहाँ आए हो तब से हमारी भी तुम पर नजर है, इसलिए तुम्हारे आने से पहले सब कुछ यहाँ से गायब कर दिया गया था। यानी दादा भाई पटनायक से भी आगे है। यहाँ तक कि दादा भाई ने उस गन्ने के खेत से भी अपना सारा पैसा निकाल कर कहीं और शिफ्ट कर दिया था, जिससे पटनायक को काफी गुस्सा आता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर पटनायक को पता चलता है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर के यहाँ रेड मारने से उसको सस्पेंड कर दिया गया है और पटनायक चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं हम ताऊ जी को देखते हैं जो अब पेरोल पर जेल से बाहर आ गए थे और वो अपने आदमी से कह रहे थे कि ये पटनायक इतनी आसानी से शांत नहीं बैठने वाला, ये जरूर कुछ बड़ा प्लान करके आएगा। वहीं हम पटनायक को देखते हैं जो किसी सोच में बैठा हुआ था और उसे याद आता है कि दादा भाई के यहाँ से आते समय एक आदमी ने उसे पर्ची दी थी जिस पर नेहा राठौड़ लिखा था, इसलिए पटनायक उसी के बारे में पता करने लगता है। फिर कुछ दिन इधर उधर भटकने के बाद पटनायक को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। असल में नेहा राठौर एक टाइम पर दादा भाई की लवर थी जिसने बाद में अपनी जान दे दी, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। ये जो दादा भाई थे ये गरीब लड़कियों को नौकरी दिलाने के बहाने उनके साथ दुष्कर्म करते थे। यहाँ तक कि दादा भाई उन्हें फंसा कर उनकी जमीनें भी कम दाम में खरीद लेता था और लड़कियां गरीब थी इसलिए कभी कुछ बोल नहीं पाती थी। इसी तरह से जब नेहा ने आवाज उठाने की कोशिश करी तो दादा भाई ने उसे मारकर आत्महत्या का नाम दे दिया। फिर जब पटनायक बाकी लड़कियों से बात करता है कि आप एक बार दादा भाई के खिलाफ गवाही दे दो, तो डर के मारे कोई भी लड़की नहीं मानती और ये सब वहीं खड़ी पटनायक की बीवी सुन रही थी। इधर हम दादा भाई को देखते हैं जो आज भी एक लड़की के साथ दुष्कर्म करके वहाँ से चला जाता है और वो लड़की कुछ नहीं कह पाती। इसके बाद पटनायक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक ऐसे वकील के पास जाता है जो पूरा बेईमान था और पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। वो उस वकील को पैसे खिलाकर कहता है कि हमें दादा भाई के खिलाफ PIL डालनी है आपके नाम से, जिसमें दादा भाई ने नौकरी के नाम पर लड़कियों से जमीनें हड़पी हैं। तब पैसों के लालच में वो वकील मान जाता है और जब दादा भाई को PIL की बात पता चलती है तो वो भड़क जाता है कि ऐसे तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। इधर हम एक नए ऑफिसर बब्बन को देखते हैं जो पटनायक की जगह भोज में ट्रांसफर होके आया था और वो आते ही दादा भाई की चाटने लगता है कि मुझे आप पैसे खिलाते रहना, आप पर जरा से भी आंच नहीं आएगी, जिस पर दादा भाई भी मान जाता है। फिर अगले दिन बब्बन को उसकी ऑफिसर आकर एक टिप देती है जो उसे पटनायक ने ही दी थी कि पास के एक घर में काफी सारा पैसा है और वो आदमी दादा भाई का दुश्मन है, इसलिए हमें वहाँ रेड मारनी चाहिए। तब बब्बन भी पैसों के लालच में वहाँ रेड मारता है और वहाँ से उसे काफी सारा पैसा मिलता है, जिससे बब्बन तो बहुत खुश था, कितनी बड़ी रेड मारी है तो आधा पैसा मेरा होगा। पर पता चलता है कि ये पैसा भी दादा भाई का ही था जो वहाँ खेत से निकालकर उसने छुपाया हुआ था। इस पर दादा भाई बब्बन को घर पर बुलाता है और सच जानकर बब्बन भी उनसे माफी मांगता है। साथ ही वो दादा भाई से कहता है कि फिलहाल तो सरकार रेड पड़वाती रहेगी, आप ऐसा कीजिए कि मुझे अपने सारे इलाकों के बारे में बता दीजिए, मैं वहाँ रेड मारने जाऊंगा ही नहीं। पर दादा भाई उसे कुछ भी नहीं बताता और वो चुपचाप भोज से अपना सारा पैसा कहीं और ट्रांसफर करने लगता है। हालांकि इस पर तो पटनायक की पहले से ही नजर थी, इसलिए वो कुछ इलाकों पर रेड पड़वा कर दादा भाई का पैसा जब्त भी करवा देता है। और फिर यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है कि असल में पटनायक को ये सब कुछ दादा भाई का PA ही बता रहा था, जो था तो बहुत करप्ट आदमी, पर पटनायक ने उससे अकेले में मिलकर उसका जमीर जगा दिया था। तब से वो पटनायक की मदद करने में लगा था। हालांकि जब ये बात दादा भाई को पता चलती है तो वो PA को खूब मारता है और फिर उसे कहीं और शिफ्ट करवा देता है। इधर पटनायक की बीवी भी उन लड़कियों से जाकर मिलती है जिनका दादा भाई ने शोषण किया था और वो उन्हें मनाने लगती है कि दादा भाई के खिलाफ आवाज उठाओ। वही दादा भाई ने आज उस वकील को भी 5 करोड़ देकर खरीद लिया था ताकि वो PIL को खत्म कर दे। तब वो वकील भी मान जाता है। अब कोर्ट का सीन आता है जहाँ दादा भाई को लग रहा था कि ये वकील तो मेरी साइड से ही बोलेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो जाता है। वकील आते ही सीधा दादा भाई की एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो वकील को 5 करोड़ देकर PIL खत्म करने के लिए कह रहा था। साथ ही वकील दादा भाई के ऊपर सारे इल्जाम लगा देता है कि कैसे उसने अपनी लवर को मार डाला, यहाँ तक कि वो कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म भी कर चुका है। इसलिए वो जज से रिक्वेस्ट करता है कि वो दादा भाई को भोज से तड़ी पार कर दे ताकि वो वहाँ के लोगों को डरा ना सके। तब जज भी दादा भाई को भोज से तड़ी पार कर देते हैं और पटनायक इससे बहुत खुश होता है कि चलो दादा भाई के साथ कुछ तो हुआ। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पटनायक ने पहले से ही वकील को आगाह कर रखा
रखा था कि दादा भाई उसे खरीदने की कोशिश करेगा, इसलिए वकील पहले से ही तैयार था। हालांकि दादा भाई चुप बैठने वालों में से नहीं था, वो अपनी सारी ताकत लगवा कर अपने तड़ीपार हटवा लेता है। वहीं आज पटनायक अपने हेड से मिलता है और सबूत दिखाकर कहता है कि मैं दादा भाई के यहाँ से 500 करोड़ की रेड मारूंगा, इसलिए मेरे ऊपर से सस्पेंशन हटा दीजिए, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो फिर कभी रेड मारने नहीं जाऊंगा। ये सुनकर उसके हेड पटनायक को उसकी पोस्ट दे देते हैं। फिर पटनायक सीधा भोज आता है और यहाँ एक और सीक्रेट रिवील होता है। असल में बब्बन का ट्रांसफर पटनायक ने यहाँ करवाया था और बब्बन पटनायक का ही आदमी था जो दादा भाई पर नजर रखने आया था। फिर बब्बन बताता है कि मैंने दादा भाई के सारे इलाकों पर नजर रखी है और डर के मारे दादा भाई ने 1 महीने के अंदर अपना सारा पैसा नए वाले होटल में लगा दिया है। अगर हम ठीक से उस होटल की जांच करेंगे तो हमें वो मिल जाएंगे। इस पर पटनायक सीधा वारंट लेकर उसी होटल में रेड मार देता है। वहीं इस समय दादा भाई अपने चुनाव की मीटिंग के लिए कहीं और जा रखा था, जिसके बाद पटनायक और उसके साथ ही पूरा होटल खंगाल लेते हैं, पर उन्हें तो अभी तक कुछ नहीं मिलता। तब पटनायक अपने दिमाग पर जोर डालता है और एक एक दीवार चेक करने लगता है। तब एक दीवार जो खोखली थी उसे तोड़ने पर उसे काफी सारा पैसा और सोना रखा नजर आता है। वहीं पटनायक के साथियों को हर बाथरूम में सोने के नलके लगे हुए मिलते हैं, जिन्हें वो जब्त कर लेता है। हालांकि जैसे ये रेड वाली बात दादा भाई को पता चलती है तो वो सीधा होटल जाते हुए सीएम को फोन करता है ताकि वो रेड रोक सके, लेकिन सीएम तो साफ मना कर देता है कि ये सेंटर का मामला है, जिस पर दादा भाई पीएम को भी फोन लगा देता है, लेकिन पीएम भी उसका फोन नहीं उठाते क्योंकि ऐसे तो उनका नाम भी खराब हो सकता था। इससे दादा भाई को काफी गुस्सा आता है और वो भोज की जनता को उकसा देता है पटनायक और उसके लोगों को मारने के लिए, जिसके बाद अब भोज की जनता उस होटल में घुसने लगती है और पटनायक को समझ नहीं आता कि वो अपने लोगों की जान कैसे बचाए। हालांकि यह पटनायक को दादा भाई का पीए भी मिल गया था, जिसे उसने यहीं बंदी बनाकर रखा था। फिर पटनायक अपना दिमाग चलाता है और ऊपर से दादा भाई का पैसा उड़ाने लगता है, जिससे जनता उसे लूटने में लग जाती है। यहाँ पटनायक कहता है कि ये पैसा भी इन्हीं का था जो अब इन्हें मिल रहा है। हालांकि तभी दादा भाई आता है और वो ये देखकर हैरान था कि ये पटनायक कर क्या रहा है, जिसके बाद पटनायक नदी में से दादा भाई का काफी सारा सोना निकलवा देता है जो वहीं के एम्प्लॉय ने बताया था, और इस तरह से दादा भाई का सारा पैसा अब पटनायक ने जब्त कर लिया था, जो करीब 500 करोड़ से भी ऊपर था। ये देखकर दादा भाई को काफी गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों के साथ उस पर हमला करने लगता है, लेकिन उसी समय वहाँ दादा भाई की माँ आ जाती हैं, जिनके साथ वहीं लड़कियां थी जिनका दादा भाई ने फायदा उठाया था, और पता चलता है कि पटनायक की बीवी ने उन लड़कियों को सच बोलने के लिए मना लिया था और सबसे पहले उन्होंने जाकर ये बात दादा भाई की माँ को बताई थी, जो जानने के बाद तो दादा भाई की माँ पूरी तरह से टूट गई थी। इसलिए वो आकर दादा भाई के थप्पड़ मारती है और दादा भाई आज पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसकी माँ को सच पता चल गया था। जिसके बाद दादा भाई चुपचाप पुलिस के साथ चला जाता है और वहीं पटनायक जाकर उस बूढ़े आदमी से मिलता है जिसने उसे नेहा नाम की चिट्ठी दी थी। असल में वो नेहा का दादा था जो सच सामने लाना चाहता था। फिर हम दादा भाई को देखते हैं जो अब जेल में था और पटनायक से गुस्सा था। तब उसके पास ताऊ जी आते हैं जिनका पेरोल खत्म हो गया था, यानी अब ये दोनों मिलकर पटनायक से बदला लेना चाहते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। वैसे मैं अगर आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो ये मूवी मुझे तो काफी पसंद आई है, जहां आप जरा सा भी बोर नहीं होते। वहीं अजय देवगन और रितेश देशमुख की परफॉर्मेंस लाजवाब थी। हालांकि यहाँ वाणी कपूर का रोल जरा सा भी इम्पैक्टफुल नहीं था, वो बस फिलर के तौर पर 2 या 3 मिनट के लिए आती हैं, उससे ज्यादा नहीं। वहीं मूवी के गाने भी आपको कुछ खास पसंद नहीं आएंगे। बाकी ओवरऑल मूवी जबरदस्त है, जिसमें जब एक के बाद एक ट्विस्ट रिवील होते हैं तो मजा आता है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मूवी कैसी लगी, और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।